everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to see what is the colonial. Before starting ahead, let you know that what is the word meaning of colonial. Colonial का मतलब होता है जब हिंदी मीनिंग इसका है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि जब कोई एक कंट्री को कोई दूसरी कंट्री कंट्रोल करती है दैन दैट इज़ या कंट्री ऑफ कॉलोनियल कंट्री कहा जाता है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ऑफ ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में टूरिज़्म पर्पज़ से आई थी और फिर यहाँ पर वो लोग बस गए और किस तरह से उन्होंने कॉलोनियल रूल करना स्टार्ट कर दिया था। सब्जेक्टिंग द लोकल नवाब एंड राजाज। उन्होंने यहाँ पर राज्य करने से पहले सबसे पहले यहाँ के नवाब और राजा को अपने अंडर में ले लिया, उनको इन्फ्लुएंस कर दिया ताकि वो हिंदुस्तान के ऊपर राज कर सके। अब उन्होंने शुरू कैसे किया था ये हमने अक्सर स्टोरी और पिक्चरों में देखा है। यू विल सी हाउ दे स्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, कि किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे हमारे इकोनॉमिक्स को अपने अंडर कर लिया एंड सोसाइटी को। कलेक्टेड द रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, और किस तरह से वो हमारे देश में एक अनजान होने के बावजूद हमारे देश के सारे इनकम को अपने अंदर हथियाते गए। जैसे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, जनरली आपको पता है कि टैक्स हम लोग हमारी सरकार को देते हैं, जिसके थ्रू हमारी सरकार हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करती है वो खर्चों को वो मीट कर सके। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट के नाम पर ही हमारे कंट्री में कौन से लोग आ गए थे? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश क्या करते थे? यहाँ के लोगों से रेवेन्यू लेते थे, अलग अलग तरह के रेवेन्यू, जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, पिलग्रिम रेवेन्यू हो गया, टूरिज्म रेवेन्यू, और ये सारा रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे जिसपे एक्चुअल राइट इंडियन का होता था। लेकिन इंडियन को ये चीज़ें पता ही नहीं थी, बस वो लोग आपस में डिवाइड होते गए और एक्सप्लॉइट होते गए। अब ये जो भी रेवेन्यू उनके पास कलेक्ट होता था, उस रेवेन्यू के थ्रू वो अपने कंट्री के सारे एक्सपेंडिचर को, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करना स्टार्ट कर दिए थे। इतना देखने के बावजूद इंडियन के लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आ रही थी कि किस तरह से हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। दे बॉट द गुड्स एंड दे वांटेड एट अ लो प्राइस, दे प्रोड्यूस द क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे हर चीज़ उनके हिसाब से होती थी। पहले तो रेवेन्यू ले रहे थे, दूसरी चीज़ हमारे कंट्री के लोग, हमारे यहाँ के जो फार्मर हैं, वो किस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, किस गुड्स का सेल करेंगे, किसका एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, ये सारी चीज़ें भी ये लोग डिसाइड करने लगे। ठीक है। अब धीरे धीरे इस तरह से इन्होंने हमारे कंट्री के इकोनॉमिक्स को तो अफेक्ट किया ही, साथ ही साथ हमारे कंट्री के ट्रेड एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट कर दिया। अब यहाँ से ये लोग सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदते थे और अपने कंट्री में ले जा करके उसको फिनिश गुड्स बना करके लाते थे और हमारे कंट्री में बेचते थे। ये था इनका ट्रेडिंग करने का तरीका। And you will understand the changes that come about the consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about the values and the tastes. इतना ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशन, जो वैल्यूज़ हम फॉलो करते थे, उनमें भी इन्होंने छेड़खानी करनी स्टार्ट कर दी। पहले तो ये होता था कि इंडियन की गुड्स की कंजम्पशन करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया था पता है? इन लोगों ने ना सबसे बड़ा ये रूल बनाया था, ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात हम आपको बता रहे हैं। अगर इंडियन अपने रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल को किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर ये लोग कोई टैक्स नहीं लेते थे, अगर वो गुड्स ये लोग ब्रिटिश को बेचते थे। कौन सा? कच्चा माल, जिसको ये लोग यूज़ करके फाइनल गुड्स बना करके फिर हमारे ही कंट्री में बेचते थे। लेकिन इनका कहना ये था कि अगर आप फाइनल गुड्स इंडिया के बाहर सेल करने जाएंगे तो हम उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेंगे, जिससे हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे और कोई खरीदता नहीं था। इतना ही नहीं एक्सपेक्ट किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, अब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के उसका फाइनल गुड्स बनाया और वो सारे गुड्स को हमारी कंट्री में बेचा, और वो भी सस्ते दामों में। अगर आप खुद ही नोटिस कर लीजिए, कोई काम मशीन से हो रही है और वही काम हाथ से की जा रही है तो डैम श्योर है कि जो हाथ से की जा रही है उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द मशीन वाले का। तो इससे फॉरेन के गुड्स चीप होने लगे और अच्छी क्वालिटी में मिलने लगे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के लोगों के मन में इंडिया के प्रोडक्ट को इग्नोर करके फॉरेन प्रोडक्ट के डिमांड को जनरेट किया। इस तरह से उन्होंने हमारे टेस्ट को भी चेंज कर दिया। कस्टम एंड प्रैक्टिस, व्हेन द सब्जेक्शन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू द काइंड ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस, वी रिफर द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस करती है, कंट्रोल करती है इन सारी एक्टिविटीज़ को, तो उसे हम लोग कॉलोनियल कहते हैं। You will however find that all the classes and the group did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. अब ये जो चेंजेस हुए थे, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक कंट्री में ऐसा ही कुछ हुआ था।
इसीलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं पर उन्होंने स्टॉप किया, इन दिस बुक ओनली आवर पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका हाउ डू वी नो व्हाट द सोर्स डू द हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडिया। किस तरह से 250 साल पहले की कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, किस क्या क्या सोर्सेस थे, ये सब हमें कुछ भी नहीं पता। अब आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, उसके रिकॉर्ड्स एंड ऑल। ओके, सो टिल दैट आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, stay home, stay safe, jai hind, take care, have a nice day, and make the notes on the colonial reason. Today I will take the test on based to this topic. ठीक है, जय हिंद एवरीवन।